अब जो सेशन हमारा है वो है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की चुनौतियां, का प्रमुख। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सुबोध कांत सिंह। आइए सर प्लीज। डॉक्टर राजुल त्यागी, डॉक्टर रविकांत, वीसी किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर रविकांत सर, आप हैं यहाँ? बुला लीजिए प्लीज। डॉक्टर आइए सूर्यकांत जी। थैंक यू मैम, आइए। श्री अरिंदम भट्टाचार्य, स्पेशल सेक्रेटरी, हैं हमारे साथ? अरिंदम जी आइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरिंदम जी मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के स्पेशल सेक्रेटरी हैं। बहुत धन्यवाद अरिंदम जी। दोस्तों, बात यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए कामों की हो रही है, और उससे भी बड़ी बात वो स्टडी जो इंडिया टुडे ने की है उत्तर प्रदेश के 20 ज़िलों में, और उन ज़िलों में क्या स्थिति है। आइए सर प्लीज़। तो इस वक्त हम बात करेंगे हेल्थ की। शुरुआत, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। बहुत हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, यह हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्योंकि आप सब एक्सपर्ट्स हैं, अपनी फील्ड के माहिर हैं, क्या हम आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को आज स्वास्थ्य सुविधाओं में आप लोग कहाँ देखते हैं और वो कमी क्या है? आपसे शुरू करें सर। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे आज तक की इस मुहिम का स्वागत करता हूं कि ऐसे ज्वलंत विषयों पर उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट कॉन्क्लेव रखा है। हेल्थ जहां तक विषय है, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है, उसमें हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर हम यूपी की हेल्थ की बात करें तो अगर हम दो तरह की डिजीज़ के बारे में बात करें, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो जो डिजीज़ बर्डन है हमारे प्रदेश का, वो कई बार जो नेशनल फिगर है उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी हमारे देश में अभी भी मानी जाती है वो टीबी है, और टीबी के कारण अभी भी हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष 60,000 लोगों की मौत हो रही है। ये एक चिंता का विषय है, जबकि इस बीमारी के लिए भारत सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है या टीबी कंट्रोल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंदर निःशुल्क दवाएं मिलती हैं, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। उसके बावजूद भी लगभग 60,000 लोगों की डेथ प्रति ईयर हो रही है। दूसरी हम बात करें टोबैको और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, हम बहुत सालों से ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं विभिन्न फोरम से कि टोबैको और टोबैको के प्रोडक्ट्स ये हमारे प्रदेश के लिए ना देश के लिए बिल्कुल स्वास्थ्य, इन पर बैन होना चाहिए, या कम से कम फेज वाइज में टैक्सेशन बढ़ा के इसको फेज आउट करना चाहिए। आज भी हमारे देश में 10 लाख लोग पूरे देश में, और हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी लगभग 1.5 लाख लोग, इनकी मौत टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से, स्वास्थ्य हेल्थ हजार्ड की वजह से हो रही है। ये दो उदाहरण मैंने दिए कि जो प्रदेश की हेल्थ को, और ये दोनों प्रिवेंटेबल हैं अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम टीबी का एक मरीज इफेक्टिव ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं तो साल भर में 15 से 20 मरीज नए तैयार कर देता है। तो इफेक्टिवली अगर हम कंट्रोल करें तो इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और टोबैको पे अगर हम अवेयरनेस के द्वारा या कानूनन प्रतिबंध के द्वारा अगर करें तो ये जो 1.5 लाख लोग इसके कारण मर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जितनी इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हो, इन सब का भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल से डिजीज़ हैं जो कि हम बच्चों के स्कूल से शुरू कर दें, कि उनको अवेयर करना शुरू कर दें प्राइमरी स्कूल से या इंटरमीडिएट से, कि भाई ये लाइफ स्टाइल आपका है, अगर ये लाइफ स्टाइल आप रखेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और इन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ से बच पाएंगे।
अगला जो है वो एयर पोल्यूशन का है। पोल्यूशन रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम एक तरफ एयर में अपनी जो वातावरण जिसको हम प्राणवायु कहते हैं वो हम शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हम पेड़ों को काट रहे हैं। नेचर ने एक बैलेंस दिया है कि भाई प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो पौधों के भोजन बनाने के कार्य आती है। ये बैलेंस हमारा बिगड़ रहा है। प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन, ये प्लांट हम काट रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो रही है वातावरण में, और दूसरी तरफ हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हमें उत्तर प्रदेश में हेल्थ सिनेरियो को इम्प्रूव करना है तो 7 सूत्रीय फॉर्मूला लगाना होगा। नंबर 1, शुद्ध वायु, हम पॉल्यूशन को कम करें और शुद्ध वायु इस प्रदेश के 21 करोड़ जनता के लिए सुनिश्चित करें। नंबर 2, शुद्ध पेयजल, हम वातावरण वाटर पोल्यूशन को रोकें, ड्रिंकेबल वाटर, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा सिंगापुर की किसी भी टोंटी में से जल निकलता है वो पीने योग्य पानी होता है। हमारे प्रदेश में ऐसी कितनी टोंटियां हैं जिसमें से पानी योग्य पीने लायक या सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। मिनरल वाटर या हर कोई आरओ लगा लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमें भी उसी तर्ज पर चलना होगा कि हमारी किसी भी प्रदेश की टोंटी से नल खोला जाए तो उसमें से सेफ और ड्रिंकेबल वाटर निकले। तीसरी चीज़ जो हमारा खान पान है, हमारे खान पान में क्या हो गया है कि हमने जो ट्रेडिशनल थाली थी भारत की उसको हटा दिया है, और फास्ट फूड और बच्चों में खास तौर पर ये जो जंक फूड का कल्चर चल रहा है, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। एलर्जी की बीमारियां, ओबेसिटी की बीमारियां, अर्ली एज में हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये सब सारी बढ़ रही हैं। और चौथी चीज़ जो है वो कि हमारी जो एक्सरसाइज की आदत है या कोई भी एक्टिविटी की है वो कम हो गई है। हमारी सीडेंट्री लाइफ हो गई है। सीडेंट्री लाइफ होने की वजह से भी तमाम सारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज आ रही हैं। और कोई नशा न करें। नशा में टोबैको भी आता है, दूसरे भी आते हैं। हमारे सामने भी टोबैको की चुनौती है और इस चुनौती को भी हमें स्वीकार करना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा। और अगली बात जो है वो ये है कि हम अपना एक जो हमारा हेल्थ एजुकेशन का सिस्टम था, हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का सिस्टम था घर के अंदर से। हमारे घर की दादी नानी, आपको याद होगा, हम जब बच्चे लोग बाहर से आते थे, खेलते, कहते थे हाथ पैर धोइए और तब आप अंदर आइए, तब आपको खाना मिलेगा। अभी हैंड हाइजीन के नाम पर, हैंड वॉश के नाम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया जाता है, जो कि हमारे देश की संस्कृति रही है। हम जब स्वाइन फ्लू और दूसरे फ्लू फैलते हैं तो हम अक्सर पब्लिक लेक्चर्स में कहते हैं या टीवी रेडियो प्रोग्राम में कहते हैं कि भाई हाथ मत मिलाइए, हाथ जोड़िए। अब देखिए, नमस्ते करना तो हमारे देश की संस्कृति है, और अगर हम नमस्ते करते रहें तो जो हैंड शेक से, हाथ मिलाने से जो बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं उनसे हम अपने को स्वस्थ कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। हम क्यों हाथ मिलाएं? हमारी संस्कृति ने हमें हाथ नमस्ते करने के लिए दिए हैं। अभिवादन हमारा नमस्ते से होता है, और उससे ही, सिर्फ हाथ को धोने से और नमस्ते करने से ही तमाम सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, अगर 7 सूत्रीय फार्मूला मेरा स्वास्थ्य के संबंध में नहीं आता है तो 3 चीज़ें लोग याद रखें। स्वस्थ रहने के लिए बहुत सिंपल, मैंने पब्लिक के लिए 3 चीज़ें बनाई हैं। अगर इंडिया टुडे या मीडिया इसको प्रोपेगेट करता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। स्वस्थ रहने के लिए दिमाग आपका कैसा होना चाहिए? ठंडा। इसका मतलब क्या है? तनाव मत लें, स्ट्रेस मत लें। आपका पेट कैसा होना चाहिए? नरम। अभी आप भोजन करके आए हैं, पेट नरम का मेरा मतलब है कि 1/4 भोजन, 1/4 पेट हर भोजन में खाली रहना चाहिए। 1/4, जब भी ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या डिनर करें, आपका 1/4 स्टमक शुड बी एम्प्टी। और तीसरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पैर गरम। पैर गरम करने का मतलब कोई पैर सेंकने से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब चलने से है। कहते हैं कि 4-5 हज़ार कदम दिन भर में, और रात के खाने के बाद 1,000 कदम, टोटल 6-7 हज़ार कदम अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, 3 सूत्रीय फार्मूला उत्तर प्रदेश में जो छोटे बच्चों से लेके, अनपढ़ से लेके और शिक्षित तक को समझाया जा सकता है कि पैर कैसा होना चाहिए? ठंडा। पेट कैसा होना चाहिए? नरम। और पैर कैसा होना चाहिए? गरम। यही स्वास्थ्य के 3 सूत्र भी शिक्षित, अशिक्षित, गांव की जनता, अर्बन जनता, हर किसी को हम सिखा सकते हैं। और अगर ये हम सिखा दें तो आधी बीमारियां तो हम वैसे ही बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सूर्या, इतने पॉजिटिव नोट पर आपने इस चर्चा को शुरू किया। वक्त हालांकि कम है क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, सबको टाइम देना है, हमने आपको रोका नहीं। इतना अच्छा लग रहा था, इतने अच्छे सुझाव थे आपके, वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर कांत, आप अपनी बात रखिए, और हम चाहेंगे क्योंकि अरिंदम जी आज यहाँ पर हैं हमारे साथ, तो इनका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए, और कुछ कमियाँ भी आप बताएं, ज़बरदस्ती नहीं, अगर हैं तो बताएं, जो सरकार कर सकती है, हमें आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। डॉक्टर कांत। देखिए,
बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, बहुत MBBS सीट बढ़ी हैं, मेजर बीमारियों के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स बने हैं, बच्चों के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है। एक बहुत तेज़ी से मोमेंटम है कि हेल्थ का, पर्सनल का, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। इसका एक कैस्केड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि नर्सेज की ट्रेनिंग अब अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम GNM टू BSc, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब आपके पास ट्रेन मैन पावर होगी तो एक जो आप एक मरीज़ का ध्यान रखते हैं वो बिल्कुल नए और साइंटिफिक तरीक़ों से होगा, और जो WHO का गैप है वो कम हो जाएगा। इन सब का नतीजा क्या आने वाला है, इसको हमको काम को डिवाइड करना पड़ेगा कि जैसे भी डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, हाथ धोने की बात और ये बेसिक जो शिक्षा है ये क्लास 1 से 5 तक पढ़ाया जाए। उसके बाद में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बॉडी की बायोलॉजी पढ़ाई जाए, जिससे उसका बेसिक चीज़ों को समझ में आ जाए। अब कुल मिलाकर मरीज़ों को काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो इतने ज्ञान से दूर हो सकती हैं। जो रह जाए उसके लिए गांव-गांव में नर्स हेल्थ प्रैक्टिशनर, शहरों में डॉक्टर और सुपर सेंटर्स में नई मॉडर्न आधुनिक सुविधाएं, सरकार इन पे बड़ा कंबाइन काम कर रही है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राजल त्यागी मैम, आप महिलाओं से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, गायनिक हैं, इनफर्टिलिटी के लिए काम कर रही हैं, आपको लगता है कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में आप आज ये कह सकती हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव, कस्बे, किसी भी शहर से कोई भी आपके पास आए या किसी हॉस्पिटल में जाए, वो सुविधाएं जो एक महिला को मिलनी चाहिए, उसकी गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो है, उसमें आप सक्षम हैं? उत्तर प्रदेश और यहाँ के अस्पताल सक्षम हैं? ये जो आपने मुहिम चलाई है हेल्थ अवेयरनेस की, रियली इट इज क्रेडिटेबल। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, सब लोग सुन पाएंगे आसानी से। और मैं बेसिकली एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, पर जैसे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत रैम्पेंट है, बहुत कॉमन है, और ट्यूबरक्लोसिस इनफर्टिलिटी में 35 to 40% फैक्टर है जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। और प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, पॉल्यूशन स्पेशली सिगरेट, टोबैको, दिस गुटखा एंड ऑल, ये सब कम करना चाहिए। आइदर इट शुड बी टैक्सेबल और इसका कुछ वो होना चाहिए, एंड लिमिट होनी चाहिए कि किस एज से, मतलब इससे नीचे अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए मार्केट में कि कोई भी छोटा बच्चा 14-16 साल का बच्चा जाके ये चीज़ खा ले। जब से इस गवर्नमेंट ने बेसिकली बहुत सालों बाद हमारे को एक यंग चीफ मिनिस्टर मिला है, और उनके हार्ड वर्क के कारण इंडिया में हेल्थ का, स्पेशली यूपी में हेल्थ का बहुत ही हेल्थ अवेयरनेस का और हेल्थ केयर का बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। इतने सारे हॉस्पिटल्स बने हैं, स्पेशली 2-3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि केवल जच्चा बच्चा सेंटर की तरह से हैं, और जो स्पेशल ये फैसिलिटी है फ्री एम्बुलेंस सर्विस, तो गांव के किसी इंटीरियर में भी अगर एक लेडी है, उसको लेबर पेन आते हैं, तो वो किसी भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में या किसी हॉस्पिटल में जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा लेकिन वहाँ ये सुविधाएं हैं कि उसके आसानी से, अच्छी तरह से एक्सपर्ट डॉक्टर से डिलीवरी हो सके? ऑफ कोर्स डॉक्टर्स तो हैं ही, बट ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप फ़ोन करो और एकदम आपके कितने लोगों के घर में आपके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, तो वो 4 व्हीलर तुरंत पहुंच जाता है और एक लेडी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकती है। आमतौर पर क्या होता है डॉक्टर त्यागी कि हम अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन असली जो परेशानी शुरू होती है वो वहाँ जाकर होती है। आप तो देखिए, किसी को कोई तकलीफ़ है और ख़ास तौर से सब अवेयर, इतना अलर्ट होते हैं, सबको पता होता है कि अगर घर में कोई प्रेग्नेंट है, बेटी है, बहू है, जो भी है, तो पता होता है कि कब हॉस्पिटल ले जाना है, कैसे, वो लोग अलर्ट रहते हैं, पहुंच भी जाते हैं। लेकिन असली क्या हम इतने इक्विप्ड हैं, क्या हम इतने सजग हैं कि हाँ, अगर वो महिला, वो लड़की पहुंची है तो हाँ, वो अब कह सकते हैं नाउ शी इज़ इन अ सेफ हैंड्स? भाई मुझे तो ये लगता है, मैं इतने साल तक लास्ट 35 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मुझे तो ये लगता है कि बहुत चेंज आया है हमारे इस हेल्थ प्रोग्राम में। और
जो हमें को कमी लगती है कि थोड़े से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स का रिक्रूटमेंट और होना चाहिए। ये जो आशा बहू और एएनएम और ये जो मिडवाइफ लोगों का जो है रिक्रूटमेंट ज़्यादा हुआ है, वो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू मैम। अरिंदम जी आपके पास बाद में आएंगे, वजह ये है कि नहीं, डॉक्टर सुबोध भी हैं, सारे डॉक्टर्स की बात सुन लेते हैं। और हालांकि अभी तक आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, एक भी ऐसा सवाल नहीं आया जिसका आपको जवाब देने पड़े। डॉक्टर साहब, मैं आपके मूल प्रश्न पर सबसे पहले आता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की स्थिति और प्रदेशों के मुकाबले कैसी है। तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हम बहुत पीछे हैं और एक बहुत बड़ी जनसंख्या का ख्याल हमको रखना है और बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। उसके लिए दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है। जो हमारे अस्पताल भी हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सीएससी हैं, एडिशनल सीएससी हैं, वहाँ पर बेड भी हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं होता। उन बेड को रन करने के लिए उनके पास स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। बनारस में एक ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ एक भी सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ट्रॉमा सेंटर के नाम पर क्या हो रहा है? ट्रॉमा सेंटर के नाम पे एक जनरल केयर हो रही है। हमारे पास कोई एनआईसीयू नहीं है। बनारस का अगर हम उदाहरण लें तो कोई 900 बेड, या बीएचयू अस्पताल को भी ले लें तो 2500 बेड सरकारी अस्पतालों में हैं और कोई 9000 बेड गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, जो कि सभी मरीजों का देखभाल करते हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हम नहीं बेहतर हो पा रहे हैं, वो ये कि हम अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने रिसोर्सेज से लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि हम अपने रिसोर्सेज को क्रश कर रहे हैं। अब मैं किस रिसोर्स की बात कर रहा हूँ? पूरे भारत में और विशेष और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में भी 70% जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्राइवेट क्षेत्र में हैं। 70% डॉक्टर्स प्राइवेट क्षेत्र में हैं, 70% बेड्स प्राइवेट क्षेत्र में हैं और 70% प्राइवेट क्षेत्र के भी जो बेड्स हैं वो छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में हैं। और हमने एक मुहिम छेड़ रखी है उन प्राइवेट डॉक्टर्स के खिलाफ और उन प्राइवेट नर्सिंग होम्स और प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। और इस मुहिम में सरकार, अधिकारी, मीडिया और मीडिया के कारण आम पब्लिक भी सब शामिल हैं। हम अपने सबसे बड़े रिसोर्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान के उनको क्रश करते जा रहे हैं, जबकि हमें इस रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हमारे सबसे बड़े रिसोर्स हैं हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स। अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल को कंपेयर करें और क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें मेडिकल में चले जाने की, एक AIPMT और एक JEE का अगर आप कंपैरिजन करें तो 25 गुना मुश्किल है मेडिकल में प्रवेश पाना। और अगर देश के 20 मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश की बात हो और IIT में प्रवेश की बात हो तो पहले 20 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाना 250 गुना ज़्यादा मुश्किल है IIT के मुकाबले। और फिर भी हम इस रिसोर्स को वेस्ट करते हैं। हम अपने डॉक्टर्स को एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना रहे हैं, हम अपने डॉक्टर्स को बीमारियों का इलाज तो सिखा रहे हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत मेहनत कश लोग हैं, लेकिन हम उन्हें ये नहीं सिखाते कि कंपनीज कैसे बनाई जाती हैं, लैंड लॉज क्या होते हैं, फाइनेंस और अकाउंटिंग कैसे होती है। ये छोटा सा कोर्स भी हम नहीं देते तो उनके अंदर एक अज्ञान होता है और उस अज्ञान के कारण वो अपना कुछ नहीं शुरू कर पाते और शुरू करते भी हैं तो उसको बेहतर तरीके से चला नहीं पाते। नतीजन वो दूसरे जगह जाके जॉब करने के लिए लाइन में लग जाते हैं, जबकि वो खुद बहुत ढेर सारे लोगों को जॉब दे सकते हैं। और जब एक डॉक्टर या डॉक्टर्स का एक ग्रुप एक अस्पताल खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं। वो मरीजों का इलाज करना चाहता है, अपना एक नाम पैदा करना चाहता है और उस नाम पर ही उसका सेंटर चलता है। वो केवल पैसा कमाना नहीं चाहता, जैसे कि भावना बना दी गई है। तो हम इस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या हम इस 70% रिसोर्स को गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करके उनका सहयोग लेके प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको उन्नत नहीं कर सकते? लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इसलिए रोका आपको कि समय थोड़ा सा कम है और गेस्ट ज़्यादा हैं। अरिंदम जी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी तरह से आपने सुना है कि कमियां, जैसे 3 डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर रवि, डॉक्टर सूर्य आएंगे आपके पास। साफ तौर पर डॉक्टर सुबोध ने कहा कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना है हर स्तर पर और छोटे लेवल पर तो ज़्यादा है। नमस्कार। देखिए, ये बात तो सही है कि कमियां हैं, लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं एज ए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर
सरकार के पक्ष को रखना चाहूँगा और सरकार किस दिशा में सोच रही है इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। WHO ने पूरे दुनिया भर के लिए स्वास्थ्य के लिए जो एक दिशा निर्देश दिया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ख़त्म हो चुके हैं, वो हम हासिल नहीं कर पाए हैं, तो अब उसको SDG सस्टेनेबल गोल कर दिया गया है। तो उसके अंतर्गत प्रत्येक सरकार का ये जिम्मेदारी है कि आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दें। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में अब ये तो WHO न्यूयॉर्क से बहुत अच्छी मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी से उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इस तरह से बना दिया है। यूपी में क्या स्थिति है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? यूपी में ये स्थिति है कि मैं उसी पॉइंट को कहना चाह रहा था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक महत्वपूर्ण बिंदु है एक्सेसिबिलिटी। और अगर आप ध्यान में रखेंगे कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में जो एम्बुलेंस की सेवा प्रोवाइड की गई है वो इसी दिशा की ओर है, आप एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें। अब किसी भी एक जो पॉइंट डॉक्टर सुबोधकांत सिंह ने जो कहा है कि हमारी पूरी इंडिया में देखिए या पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, हेल्थ सेक्टर का जो संसाधन, जितने भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वित्तीय संसाधन हो, चाहे उपकरण हो, ये अधिकतर जो है प्राइवेट सेक्टर में है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो या सिर्फ हेल्थ हो, वी हैव टू हैव। अच्छा, आपको लगता है अरिंदम जी की जो यूनिवर्सल हेल्थ सिक्योरिटी वाली बात है, उत्तर प्रदेश में कितना अचीव कर चुके हैं आप? कितना % अचीव कर चुके हैं? ये अभी किसी भी ऑफिशियल डेटा का नहीं, अंदाजन बता दीजिए कि भाई 10 पैरामीटर्स हैं, उसमें 5 हमने कर लिए। देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऐसी है कि आप कहेंगे कि कमरे में बिजली है या नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कमरे में 70% बिजली है। इट इज़ आइदर और सिचुएशन। वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग टू। आपको क्या हर गांव कस्बे में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की बात नहीं करते हैं? नहीं, तो छोटी छोटी बीमारियों की जो सर्वे है, इंडिया टुडे की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी सर्वे और स्टडी है, मैंने इस साल का नहीं देखा है, पिछले सालों का मैंने देखा है। तो यू शुड नाउ फोकस ऑन असेसिंग ईच डिस्ट्रिक्ट ऑन द नहीं, हम हेल्थ है, हमारा एक पैरामीटर हेल्थ है, और जो अभी हम शाम को हेल्थ नहीं UHC। ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन है आपका। ये आप लोगों का काम है। अजीत हैं यहाँ पर, एक अच्छा सजेशन अरिंदम जी की तरफ से आया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए डॉक्टर कांत। इसमें एक्चुअली हमको ये देखना होगा कि सक्सेस और फेलियर के बीच में मूल पॉइंट क्या है, फंडामेंटल क्या डिफरेंस है। इसको हम लोग एक ये कह सकते हैं केरला मॉडल। केरला मॉडल में क्या है कि जहाँ महिला पढ़ी लिखी है वो वहाँ पे काफ़ी हद तक सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। ऐसी महिला को ये भी पता है स्वच्छता क्या है, सफाई क्या है, उन बीमारियों का निवारण घर के अंदर उन्होंने वो शक्ति दे दी जो आप हम लोगों से अस्पताल से कराना चाहते हैं। ये अगर मच्छर घर के अंदर काट रहा है तो डेंगू हो रहा है, ये घर के अंदर रहने वालों की गलती है, ना कि बाहर आप किसी डॉक्टर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर पे दें। ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं सर कि घर के अंदर सशक्तिकरण करना। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो हर जगह, ये सिर्फ मेडिकल में नहीं, ये तो आपके संस्कारों में भी है। लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, क्राइम बंद हो जाएगा, गुस्सा मत कीजिए, घर में सिखाया ही जाता है बच्चों को। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है, डॉक्टर कांत, आप, डॉक्टर सूर्या, आप भी बताइए कि क्या आज आप ये कह सकते हैं कि 5 साल पहले जो स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश में थीं उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं या नहीं बढ़ चुके हैं या वही हैं? सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। पहली बात तो ये है, चाहे आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लें, चाहे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट लें, चाहे एक कवरेज लें एक्सपर्टीज का, बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वांटम जंप हुआ है। बहुत अच्छी बात है। सहमत हैं आप लोग? तो ताली बजा दीजिए। नहीं है तो बोलिए नहीं है। एक बात मैं कहना हाथ खड़ा कीजिए, नहीं है तो नहीं, बताइए। नहीं, ऐसे नहीं, सीधे बताइए कितने लोग नहीं सहमत हैं? 3 लोग, 4 लोग, 5, 6, 7, 8, 10। ये सोच के क्यों आप रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को देखकर? डॉक्टर सूर्या, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहता था सॉरी, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है यूपी में वो पूरे देश में सबसे खराब है, और हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी है वो भी काफ़ी ख़राब है। तो अगर मैं ये मान भी लूँ कि पिछले 5 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, तो ये कहने से नहीं चूकूंगा कि अभी हम बहुत पीछे हैं। बताइए। मैं यहीं से उठाता हूँ। करंट में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उत्तर प्रदेश का वो है 392, जबकि नेशनल फिगर है 178। तो हम कह सकते हैं कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हमारे प्रदेश का 2 गुना है। हमारा जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उत्तर प्रदेश में, बताइए, बोलिए बताइए।
जी जी जी, मैं बिल्कुल डेटा बोल रहा हूँ। वो 50 है ध्यान से सुनिए जरा प्लीज। और जो नेशनल फिगर है वो 40 है, यानी उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, इसको आपको देखना पड़ेगा कहाँ थे और जी। कहाँ आ गए। आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट करीब 80 के करीब था, वो अब 48 और 45 पे आ गया है। जी। इसका मतलब एक क्वांटम जंप है कि आप उस नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। एक दिन में कोई कायाकल्प नहीं होगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है। और एक पॉपुलेशन ऐसी है जो वर्ल्ड के 7वां कंट्री होता अगर अलग होता। 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन का एक बॉम्ब है। इसमें रूट तक पहुंचने के लिए कितना डिफरेंस आया है ये देखने की बात है। एक ही ग्लास को आप कह सकते हैं हाँ। हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अच्छा सर। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम इसको सालों तक इतनी हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पर और हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर बनाए नहीं रह सकते। हमारे संसाधन भी ज़्यादा हैं, हम अपने संसाधनों का उपयोग कम कर रहे हैं। और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो कि सबसे बड़ा हेल्थ इंडिकेटर है, या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो कि बड़ा हेल्थ इंडिकेटर है, इसको कम करने के लिए हर संभव प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए थे, जो कि जिसमें कि बहुत कमी रह गई। युद्ध स्तर पर अरिंदम जी, हाँ आप बोल दीजिए, उसके बाद अरिंदम मैं जी। 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। सर की बात बिल्कुल सही है कि पहले से कम हुआ है। मैंने तो आंकड़े इसलिए दिए थे कि नेशनल फिगर से हम तुलना कर सकें उत्तर प्रदेश कहाँ पे रुकता है। दूसरी बात मैं मैडम की कंटिन्यू करता हूँ। हम प्रमोट कर रहे हैं कि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो, उसको हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमारे पास सफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब डिलीवरीज के लिए? हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में एक दाई हुआ करती थी। हम ये नहीं कहते कि उस अशिक्षित दाई से हम छोड़ दें, लेकिन हम ट्रेंड दाई को ये प्रशिक्षित करें कि अब इतना वो पहचान ले, इतना रिकॉग्नाइज कर ले कि ये डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल ही होनी चाहिए। ये अगर ट्रेनिंग हम दे दें। सर आपका हर जो सुझाव है बहुत ही बढ़िया है। समय की थोड़ी सी कमी, 5 मिनट में हमें वाइंड अप करना है। अरिंदम जी जवाब दे दीजिए और उसके बाद हम आप सबको एक एक अपनी बात रखने का मौका जरूर देंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार में, शासन में, और ये आप सब लोग जो है अपने अपने स्वास्थ्य के इकाइयों के प्रशासक रहे हैं, तो हम सब में एक ये संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम सिर्फ अलग प्रकार के इंडाइसेस से बात ना करें। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बात सही है, आप अपने रिसर्च पेपर तक उसको सीमित रखिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, सामने वाला आदमी जो है, पेशेंट है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में शायद वो नहीं है, बिकॉज शी हैज़ नॉट डाइड, बट शी हैज़ अदर हेल्थ नीड्स। So indices and numbers don't matter anything. They don't matter anything. What matters is, I'll come back to my original statement, that you should have an assured level of service in our hospitals. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके लिए वक्त नहीं, कभी हम फिर बैठेंगे आप लोगों के साथ। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अंत में ख़त्म कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम को। कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हैं कम से कम शब्दों में। प्राइवेट हॉस्पिटल को हेल्थ के क्षेत्र में एक रिसोर्स मानना चाहिए और उनको साथ लेके काम करना चाहिए। डॉक्टर्स को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हम लोग अपने अस्पताल में भी करते हैं, जैसे एक इमीडिएटली हम 6 महीने के अंदर पूरे पीएससी और सीएससीज को एक टेलीमेडिसिन नेटवर्क से जोड़ सकते हैं और वहाँ पे एक्सपर्ट केयर उन्हें सब टाइमली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों पे मैं जोर देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अरिंदम जी कुछ कहना चाहेंगे? ऑन प्राइवेट सेक्टर मुझे ये कहना है कि इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और राममूर्ति जी हैं और भी उद्यमी हैं मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में आप इस तरह के एक प्राइवेट सेक्टर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हेल्थ में क्रिएट कीजिए, जिससे कि हमको कंपटीशन मिले। डॉक्टर त्यागी, कंपटीशन दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं जो इतने सालों से मेरा हॉस्पिटल लखनऊ के बिल्कुल पेरीफ्री पे था, और आज से 30 साल पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी सीरियस पेशेंट होते थे कि उसको बचाने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बट ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आने बंद हो गए। वो इसलिए नहीं कि बहुत सारे हॉस्पिटल केवल खुल गए, बेसिकली गांव में काफ़ी हेल्थ वर्कर्स का के कारण इतना अवेयरनेस हो गई कि नाउ पेशेंट खुद ही अवेयर है कि उसको कब आयरन टैबलेट खानी है, कब डॉक्टर के पास जाना है। मैं तो कहूँगी कि भाई लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट बहुत चेंज आया। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर रवि, इंडस्ट्री, जीडीपी और आप कितना
एंड लिटरेसी, और इसके बाद जीडीपी का कितना परसेंट आप खर्च कर रहे हैं हेल्थ पे। अमेरिका खर्च कर रहा है 14%, स्कैंडिनेविया कर रहा है 12 से 15%, इंडिया कर रहा है 1.4 to 1.6%। आप जितना खर्च कर रहे हैं, जितनी चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। उसका कितना हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलता होगा? अगर अंदाजा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं सर। आप जितना चीनी अगर डालेंगे, इतना नहीं, इतना कम है 1.45 आप बता रहे, सफिशिएंट, ठीक है। डॉक्टर सूर्या। मैं 3 चीज़ें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली बात तो हमारे जितने सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हम दवा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है एलोपैथी सिस्टम इज द लास्ट सिस्टम एंड फर्स्ट सिस्टम। ये नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो। हमने एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बना दिया है, एक दूसरे से लड़ाई पैदा करना है। ऐसा लगता है जैसे एलोपैथी आयुर्वेद की वॉर छिड़ी हुई है। सबसे पहला काम होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ द पैथीज, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में हमें हेल्थ एजुकेशन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जो हमारे ट्रेडिशन में था, जो हमारा हेल्थ एजुकेशन सिस्टम घर के अंदर दादी नानी के पास मौजूद था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमें WHO के नाम पर ये जो आ रही है मॉड्यूल्स, वो रोक के और अपने इंडिजिनस मॉड्यूल हेल्थ एजुकेशन सिस्टम में लाने पड़ेंगे। और तीसरी बात इंक्लूडिंग मीडिया के लिए है कि वो है कि हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अभी मैडम कह रही थी एनीमिया की बात, मैं आपको बता दूं इसी प्रदेश में हमारी जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसमें 50% एनीमिया है। मतलब हर दूसरी गर्भवती महिला इस प्रदेश की वो रक्तहीनता से पीड़ित है। क्या ये हमारा अवेयरनेस है? बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। इसको में हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत धन्यवाद। आप सभी, नहीं बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं, बहुत दूसरे सेशंस भी हैं, फिल्म का सेशन है इसके बाद, ज़रूर आप रुकी कुछ ही वक्त में। नहीं, माफ़ी फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।